चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऐसा कैसा ठंडा ठंडा? सभी ऑफलाइन वाले एंड ऑनलाइन लाइव वाले सबको गुड मॉर्निंग एवरीवन। इसी आवाज आनी चाहिए, सब एकदम दम जोश में होने चाहिए। ऑनलाइन वाले सभी स्टूडेंट्स, क्लियर आवाज आ रही है, दिख रहा है? थम्स अप कर दीजिएगा जल्दी जल्दी से। यस, ओके, गुड मॉर्निंग अथर्व, गुड मॉर्निंग। यस यस, चलिए बढ़िया है। चलिए, SY BCom सेमिस्टर नंबर 3, जिसमें हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा सब्जेक्ट HFA। फुल फॉर्म क्या है इसका? हायर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि हमारा 6th नंबर का ऑप्शनल सब्जेक्ट है अकाउंट में स्पेशलाइजेशन के लिए। ठीक है, जिसमें आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं हमारा न्यू चैप्टर, जो कि है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। क्या है चैप्टर का नाम? प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, PPI। कई बार इसको शॉर्ट में बोलते हैं। अब ये प्रॉफिट प्रायर, प्रायर मतलब बिफोर, प्रॉफिट का मतलब, प्रायर का मतलब होता है बिफोर। मतलब बिजनेस इनकॉर्पोरेट करने से पहले प्रॉफिट। मतलब सर ऐसा कैसे हो सकता है कि बिजनेस इनकॉर्पोरेट करे? इनकॉर्पोरेट का मतलब क्या? रजिस्टर्ड। इनकॉर्पोरेशन किया, रजिस्ट्रेशन करो, हम कहते हैं ना। तो अभी ये कंपनी या बिजनेस को इनकॉर्पोरेट करे उससे पहले प्रॉफिट, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये अपने को इस चैप्टर में पढ़नी है। तो आप सब लोग अपने पास जो हमारे साहस के पैम्पलेट है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन वाला, ये ओपन करोगे, साथ में पेन या हाइलाइटर रखोगे, ताकि जो जो चीजें मैं समझा रहा हूँ वो चीजें आप भी उसके साथ साथ प्रॉपरली नोट डाउन कर सको, टिक मार्क कर सको। चलिए देखो, सबसे पहला है बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ये समझने के लिए काम का है, और शायद इंटरनल एग्जाम में MCQ के लिए इसमें से कुछ पॉइंट आ सकते हैं, तो वो मैं आपको टिक करवाऊंगा। देखो, इन मैनी केसेस अ न्यू कंपनी इज फॉर्म एक्सक्लूसिवली टू एक्वायर एन एग्जिस्टिंग बिजनेस यूनिट। ये मेन वर्ड है, हाईलाइट किया हुआ ही है। क्या होता है, कई बार एक न्यू कंपनी को फॉर्म किया जाता है ताकि ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग कंपनी को हम एक्वायर कर सके। अभी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है वो तो काम कर ही रही है, वो तो चालू ही है, और उसको हम लोग एक्वायर करने के लिए एक नई कंपनी को फॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल NDTV, ये एक न्यूज चैनल, टीवी कंपनी, टीवी चैनल। अभी फॉर एग्जाम्पल अदानी, ये NDTV को एक्वायर करना चाहते हैं, तो अभी वो अदानी एंटरप्राइज जो है उनकी ओरिजिनल कंपनी उसके अंडर में नहीं लेना चाहते, वो एक न्यू कंपनी फॉर्म करते हैं, अदानी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड। और ये कंपनी, उनका एस्टैब्लिश करने का मेन पर्पस क्या है? उनको इस नाम से नवी मीन्स न्यू न्यूज चैनल स्टार्ट करना नहीं है, बट ये ऑलरेडी NDTV कंपनी जो चल रही है उसको टेक ओवर करने के लिए ही ये कंपनी बनाई हुई है। तो कई बार ऐसा होता है कि एक न्यू कंपनी फॉर्म की जाती है टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ एनी एग्जिस्टिंग कंपनी। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स अपनी माइक बंद रखेंगे एट प्रेजेंट। में यहाँ से माइक म्यूट कर देता हूँ सबकी, सबकी बोलती बंद। अगर कोई डाउट है तो हैंड रेज करोगे, और एक पर्टिकुलर पॉइंट खत्म होने के बाद मैं आपको अलाउ करूंगा ही अनम्यूट करने के लिए। ठीक है, देखो, टेक ओवर एज गोइंग कंसर्न फ्रॉम द डेट प्रायर टू इट्स इनकॉर्पोरेशन। इन सच अ केस बिजनेस यूनिट इज परचेस्ड फर्स्ट and registration of the acquiring company takes place later. Again this is important sentence. इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि कंपनी को परचेस पहले कर रहे हैं, और जो न्यू कंपनी है उसका रजिस्ट्रेशन बाद में हो रहा है। अभी उसका एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है, ये एग्जिस्टिंग कंपनी है, वो काम कर रही है, पेट्रोकेमिकल में काम कर रही है। अभी एक साहस इंस्टीट्यूट है या साहस लिमिटेड है, वो रिलायंस को टेक ओवर करना चाहता है। साहस इंडस्ट्रीज ये रिलायंस को टेक ओवर करना चाहती है। तो मैंने क्या किया, एक कंपनी फॉर्म की, साहस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, एक कंपनी बना रहा हूं टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी।
क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरी इस तरह की कंपनी खुद एस्टैब्लिश कर सकूं। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, जो कंपनी ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रही है उसको मैं टेक ओवर कर लूंगा, जिसके बहुत सारे एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल ये टेक ओवर क्यों, यहाँ पर प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन के नहीं, टेक ओवर के। लाइक फेसबुक है, तो उसने क्या किया, व्हाट्सएप को टेक ओवर कर लिया, क्योंकि उनके लिए पूरा व्हाट्सएप फिर से बनाना या उसके जैसी कोई चीज बनाना वो बहुत ही डिफिकल्ट या टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। जैसे इलॉन मस्क ने क्या किया, ट्विटर को टेक ओवर कर लिया कि भाई ट्विटर जो इतना रेप्यूटेड हो चुका है, इतना पॉपुलर हो चुका है, मैं अगर नया इसी तरह का कुछ ऐप बनाता हूं तो वो इतना जल्दी स्प्रेड ना हो सके साथ। लाइक व्हाट्सएप जैसी बहुत सारी चैटिंग ऐप है, बट सबसे ज्यादा पॉपुलर व्हाट्सएप ही है। तो अभी फॉर एग्जाम्पल इलॉन मस्क है, उसको भी व्हाट्सएप जैसी कोई कम्युनिकेशन ऐप बनानी है, तो वो उतनी वायरल स्प्रेड हो जाए इतना जरूरी नहीं है, तो इसलिए वो क्या कर रहा है कि चलो एक काम करता हूँ, मैं व्हाट्सएप को ही खरीद लेता हूँ। अभी यहाँ पर मैं रिलायंस इंडस्ट्री को टेक ओवर कर लेना चाहता हूँ, बट इसके लिए मैं मेरी एग्जिस्टिंग कंपनी को नहीं टच करना चाहता हूँ, कि अगर रिलायंस में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मेरी एग्जिस्टिंग कंपनी में दिक्कत आ सकती है। इसलिए मैंने क्या किया, एक नई कंपनी फॉर्म कर रहा हूँ। पहले तो ये रिलायंस इंडस्ट्री को मैं टेक ओवर कर रहा हूँ फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। इस डेट से, इफेक्टिव डेट से मैं बिजनेस का, जो रिलायंस इंडस्ट्री का बिजनेस है वो टेक ओवर कर रहा हूँ। और इसके लिए जो कंपनी मैंने बनाई है उसका रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, ये टेक ओवर डेट है। और इसका मैं जो रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूं वो फॉर एग्जांपल 30 सितंबर 2024 को करवा रहा हूं। तो देखो यहां पर सिचुएशन क्या हो गई, जो कंपनी है ये रजिस्टर्ड हुई बाद में, ऑन पेपर बाद में, बट उसने जो बिजनेस टेक ओवर कर दिया वो इफेक्टिवली कब से किया है, 1 अप्रैल 2024 से। सर ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो मैं हूं ही, मैंने रिलायंस के साथ मीटिंग की, मुकेश अंबानी के साथ मीटिंग की और हमने डिसाइड किया भाई हम लोग 1 अप्रैल से आपका पूरा बिजनेस टेक ओवर कर, और इसके लिए हमने कंपनी दूसरी बनाई और ये कंपनी को रजिस्ट्रेशन हुआ 30 सितंबर। तो यहां पर क्या हुआ कि जो कंपनी है वो टेक ओवर पहले हुई और न्यू कंपनी का रजिस्ट्रेशन बाद में हुआ। तो अभी हम लोग हमारे एग्जांपल के अंदर फिर से देखें तो क्या हुआ है, 1 अप्रैल 2024 से साहस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रजिस्टर्ड हो गई, ये रजिस्टर हो गई है। उसने बिजनेस कब से टेक ओवर किया है, 30 सितंबर 2024 से रिलायंस इंडस्ट्री का बिजनेस टेक ओवर किया। अभी ये कंपनी जो थी वो तो कंटिन्यू थी, ये कंटिन्यू कंपनी थी, ऐसा नहीं था कि 30 सितंबर को ही रिलायंस इंडस्ट्री बनी है, वो तो कब से काम कर ही रही थी एज अ गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़े हो ना। तो यहां पर क्या होगा कि ये कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2024 से 30 सितंबर 2024, जिस डेट को हमने इस कंपनी को टेक ओवर किया, यहां तक बिजनेस ने कुछ ना कुछ तो काम किया होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि हम लोग कुछ काम नहीं करेंगे, जब आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाए लीगली उसके बाद ही हम लोग काम करेंगे, ऐसा तो होगा नहीं रिलायंस में, वो काम चालू ही है। बस हुआ क्या है कि कंपनी टेक ओवर हुई है पहले और उसके लिए जो न्यू कंपनी है उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है बाद में। तो जिस डेट से कंपनी टेक ओवर हुई है उस डेट से ये न्यू कंपनी का जो डेट पर रजिस्ट्रेशन हुआ है इस पीरियड को कहेंगे पीरियड प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। मतलब ये न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, रजिस्टर्ड हुई उससे पहले का पीरियड। अब इस पीरियड में जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा इसको हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, और ये होता ही है और इसीलिए इसका कैलकुलेशन हमको करना होता है। तो पहला क्वेश्चन, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन या पीरियड प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन क्या है, ये समझ में आया। क्या कहा मैंने कि फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी फॉर्म हो रही है, ये कंपनी रजिस्टर्ड हो रही है बाद में, फॉर एग्जाम्पल 30 सितंबर 2024 को, और उसने कोई एग्जिस्टिंग कंपनी का बिजनेस टेक ओवर कर दिया पहले से, लाइक 1 अप्रैल 2024 से रिलायंस इंडस्ट्री का बिजनेस टेक ओवर किया साहस इंडस्ट्री ने, और ये साहस इंडस्ट्री का रजिस्ट्रेशन हुआ है 30 सितंबर को। पहला क्वेश्चन माइंड में ये आ सकता है कि सर ऐसा हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है और इसके प्रोविजंस है, इसीलिए तो ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं।
तो यहां पर जो डेट ऑफ बिजनेस टेक ओवर है 1 अप्रैल 2024 से लेके डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो कि बाद में हुआ 30 सितंबर 2024, ये दोनों पीरियड को, ये दोनों के बीच के गैप को हम लोग बोलेंगे पीरियड प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। और उस पीरियड का जो भी प्रॉफिट या लॉस हम लोग फाइंड आउट करेंगे उसको बोलेंगे प्रॉफिट या लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। क्लियर हुआ ये चीज सबको? समझ में आया? ऑनलाइन में समझ में आया तो थम्स अप कर दीजिए जल्दी से। ओके ओके, चलिए बढ़िया है। मीत ने थम्स अप किया है या हैंड रेज किया है? अगर थम्स अप किया हो ओके, हैंड रेज कर दिया। डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप बता सकते हैं। चलिए थम्स अप किया। देखो यहां पर एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि हमारे पैम्पलेट में लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल, साहस प्राइवेट लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जुलाई टू टेक ओवर द रनिंग बिजनेस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज फ्रॉम 1 अप्रैल। तो यहां पर ये डेट से बिजनेस टेक ओवर हो रहा है, वहां से ये बिजनेस जब साहस इंडस्ट्रीज रजिस्टर्ड हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है 1 जुलाई, ये पीरियड को हम लोग क्या बोलेंगे? पीरियड प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। सो द प्रॉफिट अर्न और लॉस सफर्ड ड्यूरिंग दिस प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड कौन सा हुआ? 1 अप्रैल से लेके 1 जुलाई तक का is our example 1 अप्रैल to 30 जून का हो या 1 जुलाई का हो, दोनों का मतलब सेम ही हुआ, is called प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। बोलो प्रॉफिट या लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन क्या है? ये सबको समझ में आया? चलो कौन मुझे एक एग्जांपल देके बताएगा? डेट मैंने जो बोली है उसके अलावा की कोई डेट यूज करो, और कंपनी के नाम आप चेंज कर सकते हो, आप अपने कंपनी खुद बनाओ और बड़े बड़े बिजनेस को टेक ओवर करो। अदानी को उठाओ, एल&टी को उठाओ, टाटा को उठाओ। चलो कौन बोलेगा? ऑनलाइन में अगर बोलना चाहते हैं तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। कोई भी एक एग्जांपल बताओ मुझे, डेट लो कोई भी दो डेट, एक डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एक डेट ऑफ टेक ओवर बिजनेस। कौन सा बिजनेस, कौन सी नई कंपनी रजिस्टर्ड हुई है और कौन से एग्जिस्टिंग बिजनेस को वो टेक ओवर कर रहे हैं, और वो पीरियड में से कौन सा पीरियड प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन होगा? चलो बताओ। फंडामेंटली जब तक चीजें क्लियर नहीं होगी हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। बोला सर? बोलो ना कोई भी डेट आप हो, कोई भी एग्जांपल आप हो ऑनलाइन में। कौन बोलेगा? Sir, for example, Sahas Private Limited is has incorporated on 1st June 2023 and will take over the business of Gopal Industries on 1st April 2023. ओके, बिल्कुल सही है। तो पीरियड कौन सा होगा प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन? प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का पीरियड कितना? बिल्कुल सही है यहाँ तक। To 1st June. बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो ऑनलाइन में से एक आंसर आया है कि 1 जून को एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की। एक चीज जो मुझे नहीं अच्छी लगी वो ये कि सास प्राइवेट लिमिटेड ही बोला। मैंने बोला था कि नाम चेंज करो, अपने नाम की कंपनियां बना दो। ठीक है, दानेसा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ दूसरी कोई भी कंपनी, फॉर एग्जांपल भारत पेट्रोलियम ऑन 1 अप्रैल 2023। तो 1 अप्रैल 2023 जिस डेट से बिजनेस को टेक ओवर किया, वहां से जो दानेसा लिमिटेड रजिस्टर्ड हुई थी, इनकॉर्पोरेट हुई थी 1 जून 2023 को, ये पीरियड यानी कि अप्रैल में, ये 2 महीने का पीरियड, क्योंकि 1 जून को तो इनकॉर्पोरेट हुई तो जून महीना कंसीडर नहीं होगा। तो अप्रैल एंड मई ये 2 महीने क्या हो गया? पीरियड प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। और इस पीरियड का जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। लीगली दिस प्रॉफिट अर्न बिफोर इनकॉर्पोरेशन इज नॉट अवेलेबल फॉर डिविडेंड। ये याद रखना, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट चीज है। जो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन होता है इज नॉट अवेलेबल फॉर डिविडेंड। अब मेरा पहला क्वेश्चन, डिविडेंड के लिए कौन सा प्रॉफिट यूज हो सकता है?
प्रॉफिट दो टाइप के, कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट। इसमें से आपको आंसर बताना है। विच प्रॉफिट कैन बी यूटिलाइज्ड और यूज्ड फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन? कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। कैपिटल प्रॉफिट्स और वो कैपिटल के ऊपर डिविडेंड मिलता है ना, इसलिए सब लोग रॉन्ग, गलत, कैंसल, चौकड़ी। प्रॉफिट जो रेवेन्यू प्रॉफिट होता है वही डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूटिलाइज हो सकता है। इसके कॉन्सेप्ट याद करवा देता हूं कि रेवेन्यू प्रॉफिट मतलब वो प्रॉफिट जो बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटी में से अर्न होता है, रेगुलर टाइम पर रिकरिंग होता है। जबकि कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है? जो कि कभी कभार होता है, बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटी का हिस्सा नहीं है, कभी कभार होता है, उसी को बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट। लाइक फॉर एग्जांपल मैं मेरा ये डिजिटल बोर्ड बेच दूं, ये कैमरा सिस्टम बेच दूं, ये एयर कंडीशंस बेच दूं, और वो बेचकर मुझे कुछ प्रॉफिट मिला, तो क्या साहस इंस्टीट्यूट का रेगुलर काम ये डिजिटल सिस्टम को बेचना, कैमरा को बेचना, ये लेजर प्रोजेक्शन को बेचना या एसी को बेचना, ये काम है? नहीं। तो फिर उसमें से जो प्रॉफिट मिलता है वो कैपिटल प्रॉफिट, मूડીકૃત નફો, गुजराती મૂડીકૃત નફો જે વારંવાર ના થાય, કદી કદી થાય। और बिजनेस डिविडेंड किस में से दे सकता है? जो बिजनेस का रेवेन्यू प्रॉफिट होता है, महसूली नफो, જે બિઝનેસની રેગ્યુલર એક્ટિવિટીમાંથી રેગ્યુલર બેસિસ ઉપર ઇન્કમ થાય છે। अभी देखो, ये प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, ये बिजनेस को रेगुलर हर साल होने वाला है। कभी होगा ना जब बिजनेस को इनकॉर्पोरेट किया, जब बिजनेस को टेक ओवर किया, वो एक ही बार होने वाला है। बार बार आप सेम बिजनेस को थोड़ी टेक ओवर कर सकते हो। मतलब ये तो ऐसा हुआ कि मैं बार बार हर साल मेरी बीवी के साथ ही शादी करता रहूं, ऐसा थोड़ी होगा, वो एक ही बार होगी। यहाँ पर बिजनेस को टेक ओवर किया है तो वो एक ही बार टेक ओवर होगा, तो ये जो टाइम पीरियड में प्रॉफिट हुआ वो एक ही बार मिलने वाला है, दैट इज नॉट रिकरिंग इन नेचर। तो फिर वो कौन सा प्रॉफिट हो गया? कैपिटल प्रॉफिट। एमसीक्यू के लिए याद रखना, फंडामेंटल नॉलेज के लिए याद रखना। मेजोरिटी लोग क्या करते हैं, सीधे एग्जाम्पल के ऊपर, रट्टेबाजी के ऊपर लग जाते हैं, जिसकी वजह से फिर उनको मार्क्स स्कोर करने में और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रखने में दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको सारी चीजें फंडामेंटली क्लियर करवाऊंगा। अपने पास सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, पढ़ो, बस कॉन्सेप्ट प्रॉपर स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो देखो, ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल नहीं होगा, सिंस द कंपनी कैन नॉट अर्न प्रॉफिट बिफोर इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। आप लीगली देखो तो ऐसा हो सकता है कि कंपनी फॉर्म हुई, कंपनी रजिस्टर्ड हुई, मतलब कंपनी पैदा हुई, उससे पहले ही उसने प्रॉफिट अर्न कर लिया। ऐसा हो सकता है कंपनी स्टार्ट होने से पहले, प्रैक्टिकली आप सोचो लीगल, कि कंपनी स्टार्ट हो उससे पहले ही कंपनी का प्रॉफिट हो गया, मतलब आप पैदा हुए उससे पहले ही आपका स्कूल में एडमिशन हो गया। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, प्रैक्टिकल लीगली आप देखें तो। फिर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो उससे पहले का प्रॉफिट आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो? ठीक है, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द डेट ऑफ टेक ओवर अप टू द डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज नोन एज प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, जो हमने आगे भी देख लिया कि कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है उससे जिस डेट से हमने बिजनेस को टेक ओवर किया है उस पीरियड को बोलेंगे पीरियड प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, और उस पीरियड के प्रॉफिट या लॉस को बोलेंगे प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। ये तो आगे भी आ चुका है। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट इज नॉट रिलेटेड टू डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये ध्यान रखना, क्या बोला है? जो प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट या लॉस होता है, मैं यहां पर लिख देता हूं, आप भी लिख देना, प्री प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट या लॉस पीरियड कौन सा होगा? डेट ऑफ टेकअप और टेक ओवर ऑफ बिजनेस टू डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड नॉट डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये दोनों चीजें अलग अलग है। आप 11th स्टैंडर्ड, आज से हजारों साल पहले की बात कर रहा हूं, उसमें ओसीएम पीओ सब्जेक्ट आता था आपको, એમાં તમને આવતું હતું કે ધંધાની સ્થાપનાનું પ્રમાણપત્ર અને ધંધો શરૂ કરવાનું પ્રમાણપત્ર, સર્ટિફિકેટ ઓફ ઇનકોર્પોરેશન एंड सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। याद आ रहा है ऐसा कुछ?
सर क्या पुरानी हजारों साल पहले की बातें लेके बैठ गए। आप हमको ये पूछोगे कि कल क्या पढ़ा था वो याद नहीं रहेगा, तो आप इतने सालों पुरानी बातें निकाल रहे हो। याद रखना काम की चीज है, एमसीक्यू में आ सकता है। जो प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन होता है उसका पीरियड क्या होता है, जो मैंने आगे बार बार बताया, डेट ऑफ टेक ऑफ बिजनेस टू डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मतलब कि आपको जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट दिया हो, ધંધો શરૂ કરવાનું પ્રમાણપત્ર, પ્રમાણપત્ર મળવાની તારીખ, એ તારીખ સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી। इनकॉर्पोरेशन कौन सी डेट को हुआ वो देखना है। इनकॉर्पोरेशन की डेट तक का ही पीरियड हमको कंसीडर करना है। नाउ यहां पर आ गया जो क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था, प्रॉफिट ऑन बिफोर द इनकॉर्पोरेशन इज, जो मैंने आपको आगे पूछा ना वो, एंड प्रॉफिट ऑन आफ्टर इनकॉर्पोरेशन इज रेवेन्यू प्रॉफिट। इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। प्रॉफिट और लॉस कुछ भी हो, मेनली तो प्रॉफिट की बात होगी। प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन इज कॉल्ड कैपिटल प्रॉफिट एंड प्रॉफिट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन इज कॉल्ड रेवेन्यू प्रॉफिट। ऐसा क्यों? क्योंकि इनकॉर्पोरेशन के बाद तो बिजनेस की एक्टिविटी रेगुलर चालू हो गई, वो तो रिकरिंग होने ही वाली है, बार बार होने वाली है। सिर्फ इनकॉर्पोरेट होने से पहले जो प्रॉफिट हुआ वो रेगुलर नहीं होता है, वो एक ही बार हुआ कि भाई आपने बिजनेस स्टार्ट किया उससे पहले का प्रॉफिट, तो वो एक ही बार होता है, इसलिए वो कैपिटल प्रॉफिट। और एक बार इनकॉर्पोरेशन हो गया बिजनेस, उसके बाद तो उसकी एक्टिविटी उसका काम रेगुलर चलने वाला है, देन इट इज कॉल्ड रेवेन्यू प्रॉफिट। इसलिए मैंने आपको आगे समझाया कि कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है, विच इज नॉट रिकरिंग इन नेचर, विच इज नॉट रिलेटेड टू रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी, कभी कभार होता है। जबकि रेवेन्यू प्रॉफिट क्या होता है, विच इज रिकरिंग इन नेचर, रेगुलरली हमको मिलता है, बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटी में से होता है। तो ये आपको याद रखना है, और इसका पोस्टिंग भी अलग होता है। नाउ द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और लॉस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और लॉस। अब यहां पर याद रखना दो वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। अभी यहां पर ये दोनों को हमको समझना बहुत जरूरी है कि कौन सा प्री इनकॉर्पोरेशन का होगा, क्योंकि प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की ट्रीटमेंट जो है वो अलग होती है। तो अब यहां पर फिर से एक बार मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। हमारा फाइनेंशियल ईयर बहुत ही अच्छे से एक बार समझ लेना, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर है फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2024, ठीक है। ध्यान से समझना और फिर मेरे क्वेश्चन के आंसर्स देना। अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एग्जिस्टिंग कंपनी है, इसको टेक ओवर करने के लिए एक न्यू कंपनी बनी है साहस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, न्यू कंपनी, ठीक है, जो कि इसको टेक ओवर करने का काम करेगी। अभी ध्यान से समझना, फाइनेंशियल ईयर हमारा क्या है, 1 अप्रैल 2023 और खत्म कहां पर होगा, 31 मार्च 2024। ये फाइनेंशियल ईयर है, अकाउंटिंग इसी पीरियड का होता है, ठीक है, ये आपको पता ही है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का अकाउंटिंग होता है। अब यहां पर ये कंपनी को टेक ओवर करने की डेट है 1 अप्रैल 2023, बिजनेस इनकॉर्पोरेट हो रहा है 1 अगस्त 2023 एंड ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2024, ठीक है। पूरे का पूरा टाइम पीरियड ये तो अकाउंटिंग ईयर है। अभी इसमें से ये टाइम पीरियड को हम क्या कहेंगे और ये टाइम पीरियड को हम लोग क्या कहेंगे, डेट ऑफ, ध्यान यहां पर, डेट ऑफ टेकिंग ओवर ऑफ बिजनेस टू डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इस पीरियड को हम क्या बोलेंगे, एंड डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पीरियड से लेके एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, इस पीरियड को हम क्या बोलेंगे। बहुत ही सिंपल, आगे आ चुका है, इस पीरियड को क्या बोलेंगे, यस
इनकॉर्पोरेशन, एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। प्री मतलब पहला नो, पोस्ट मतलब पची, तो इस पीरियड को हम लोग बोलेंगे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, तो हमको क्या होगा कि ये दोनों की ट्रीटमेंट अलग अलग होती है, दोनों की ट्रीटमेंट सेम नहीं होती है, क्योंकि एक कैपिटल नेचर का है, दूसरा रेवेन्यू नेचर का है। ये जो प्रॉफिट होगा ये कौन से नेचर का आएगा, कैपिटल नेचर, जबकि ये जो होगा प्रॉफिट ये रेवेन्यू नेचर का होगा। और कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर की आइटम की ट्रीटमेंट अलग अलग होती है, तो अपने को ये समझना होगा कि हर एक चीज प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड की कितनी, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड की कितनी, क्योंकि इनकम तो पूरे साल की होगी। अभी उसमें से हमको देखना होगा कि प्री इनकॉर्पोरेशन कितना है और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कितना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मतलब रिलायंस इंडस्ट्री है जो कि स्टूडेंट्स को एजुकेशन देने का काम करती है। ठीक है, 1 अप्रैल से बैच तो शुरू हो गई, आपने फीस पे कर दी थी। फिर यहां पर 1 अगस्त से साहस इंडस्ट्रीज या साहस एजुकेशन लिमिटेड ने रिलायंस को टेक ओवर कर लिया। अभी जो फीस मिली, आप लोग तो नॉर्मली सर ये आपकी 1 साल की फीस पकड़ो, आपने तो पे कर दी, पर मुझे देखना पड़ेगा कि ये टोटल फीस में से प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड की फीस मुझे कितनी कंसीडर करनी है और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की फीस मुझे कितनी कंसीडर करनी है। नॉर्मल लेवल पे तो क्या होगा कि सर आपको टोटल फीस तो मिल गई ना, हाँ मिल गई, पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्री इनकॉर्पोरेशन की अलग होती है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की अलग होती है। तो मुझे काम क्या करना होगा कि भाई ये जो टोटल फीस मुझे मिली उसमें से प्री इनकॉर्पोरेशन की कितनी फीस कंसीडर करूं, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की कितनी फीस कंसीडर करूं। मैंने फॉर एग्जांपल जो टीचर्स है उनको सैलरी दी पूरे साल की मिला के, फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए की सैलरी पे की, तो ये पूरे साल की 10 लाख है, बट उसमें से प्री इनकॉर्पोरेशन की कितनी है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की कितनी है, ये कंसीडर करो। मैंने आप लोगों को मटेरियल दिया, पूरे साल का मटेरियल आपको जो भी इश्यू किया है सभी बैच को, फॉर एग्जांपल 14 लाख रुपीस का मटेरियल टोटल इश्यू किया है पूरे साल का, पर उसमें से प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का कितना खर्चा कंसिडर करूं, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का कितना खर्चा कंसिडर करूं, ये मुझे बाइफरकेट करना जरूरी है। पूछो क्यों, क्योंकि प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट जो है उसकी ट्रीटमेंट अलग होती है। तो प्रॉफिट कैसे मिलता है, इनकम माइनस एक्सपेंस करने से। तो मुझे इनकम भी तो सेपरेट करनी पड़ेगी ना कि भाई ये प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड की इनकम, ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की, ये प्री इनकॉर्पोरेशन का एक्सपेंस, ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का एक्सपेंस, और अब दोनों का डिफरेंस यानी कि प्रॉफिट या लॉस ढूंढो और फिर उसकी ट्रीटमेंट डालो। तो है बहुत ही छोटी चीज, बट अकाउंटिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझ में आया यहां तक मैंने क्या कहा, चलिए। तो नॉर्मल जनरल चीज है, determination of profit for pre-incorporation period is important because it is treated as capital profit, और ये याद रखना it is transferred to capital reserve। प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का प्रॉफिट हो तो याद रखना, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट जो कि कैपिटल नेचर का होता है, मैंने आगे 4-5 बार बताया। सर क्यों एक की एक बात बार बार बोल रहे हो, ताकि आपको बाय डिफॉल्ट याद रह जाए कैपिटल प्रॉफिट। और ये कैपिटल प्रॉफिट को हम कैसे ट्रीट करेंगे, कहां पर रिकॉर्ड करेंगे, कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल रिजर्व कहां पर होती है पता है, कंपनी फाइनल अकाउंट 12th स्टैंडर्ड पढ़ चुके हो, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पर शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर शेयर कैपिटल, तो ये कैपिटल प्रॉफिट इट इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिजर्व, एमसीक्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एंड इन केस ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन लॉस, ध्यान से देखना, लॉस इज डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट एंड इट इज रिटर्न ऑफ बाय ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बोला, जो इन प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का प्रॉफिट है इट इज कैपिटल प्रॉफिट एंड ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, एंड प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का लॉस है देन इट इज डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, एंड उसको हम लोग क्या करेंगे, पी एंड एल अकाउंट में राइट ऑफ करते जाएंगे। मतलब हमने एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं, क्यों दिए हैं, तो भाई इस बिजनेस की इमेज अच्छी है, रिलायंस इंडस्ट्री की इमेज अच्छी है, तो उसके लिए हमने ज्यादा पैसा दिया था, अभी नुकसान हुआ है, तो हम उसको गुडविल में कंसीडर करेंगे। एमसीक्यू के लिए काम का पॉइंट है। अभी कुछ काम का नहीं है, देयर द theoretically one can prepare final account up to the date of incorporation and transfer the profit to capital reserve, but in practice all the accounts are prepared for full year which includes the pre incorporation and post incorporation period। मतलब ये क्या कहा है, सिर्फ समझना है, कुछ काम का नहीं है।
कि आप ऐसा भी कर सकते हो ना कि सर हम अलग अलग पी एंड एल बैलेंस शीट बनाते हैं, मतलब एक पी एंड एल और बैलेंस शीट बनाते हैं 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक की, जो कि प्री इनकॉर्पोरेशन का, ये टोटली अलग ही रखो। और दूसरा बना देते हैं 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक की, जो कि पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड हो गया। तो दोनों का ही अलग अलग बना देंगे तो कोई टेंशन ही नहीं ना। बट प्रैक्टिकली क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो पूरे साल की होती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपने फीस पे की थी, अभी कोई स्टूडेंट हो सकता है कि ईयर की बिगिनिंग में ही फुल फीस पे कर दे, कोई ऐसा हो सकता है कि इंस्टॉलमेंट में फीस पे कर रहा है, कोई मंथली इंस्टॉलमेंट में फीस पे कर रहा है, कुछ लोग क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं। एंड क्वार्टरली का मतलब यहाँ पर 3 महीने ही है, ठीक है। वो एक वीडियो था ना, एक क्वार्टर मतलब कितना, तो 30 ml। तो यहाँ पर अलग अलग हो सकता है। तो जिसकी फीस, फॉर एग्जाम्पल आपने एडमिशन के टाइम पे ही, मतलब फॉर एग्जाम्पल 1 मई को ही आपने फुल फीस पे कर दिया, जो कि अगर मैं पीरियड देखूं तो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में आ गया 1 अप्रैल से लेके 30 जून। तो क्या वो पूरी फीस सिर्फ प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड की थी? नहीं, वो तो पूरे साल की फीस थी सर। अगर किसी ने एडमिशन बाद में लिया, लेट एडमिशन लिया, अगस्त महीने में एडमिशन लिया, उसने फीस अगस्त महीने में पे की, तो क्या सिर्फ वो पीरियड की ही है या पूरे साल की फीस उसको माना जाएगा? ऑब्वियसली पूरे साल की फीस, एप्लीकेशन मिलेगी उसमें, उसको आगे की भी स्टडी मिलेगी। तो ऐसा नहीं कह सकते कि ये सिर्फ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का, ये सिर्फ प्री इनकॉर्पोरेशन का, नहीं। पूरे साल की इंफॉर्मेशन पहले एक साथ कलेक्ट करो और फिर उसको प्री पोस्ट में अलग करो। तो पहले से ऐसा नहीं कर सकते, कोई ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सर प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का ही हम पी एंड एल अकाउंट बैलेंस शीट अलग बना दे, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का ही पी एंड एल और बैलेंस शीट अलग बना दे, ऐसा नहीं होता है। इंफॉर्मेशन पूरे साल की ही होती है और फिर उसको हम लोग प्रॉपर बेसिस के ऊपर प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में बाइफरकेट करें। क्लियर हुआ? तो यहां पर जो हमारा पहला टॉपिक था बेसिक इंफॉर्मेशन वाला, वो कंप्लीट हुआ। यहां तक की चीज को एक बार ध्यान से पढ़ लो। ऑनलाइन में अगर कोई कंफ्यूजन है तो हैंड रेज करो, मैं अनम्यूट करने की परमिशन देता हूं। समझ में आया हो तो थम्स अप कर। ओके, चलिए। पैम्पलेट हाथ में रखिए, बुकलेट आपको दी हुई है, उसमें से HFA यूनिट नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, ये वाला मटेरियल है आपके पास। ये जो मैंने चीजें समझाई वो मैंने हाईलाइट भी इसमें भी किया हुआ ही है। ऑब्वियसली आपकी कॉपी में ये नहीं दिखेगा, आपको खुद करना है। चलिए जल्दी से पढ़ लीजिए। देखिए आप पढ़ रहे हो तो जो हाईलाइट किया हुआ पार्ट है बस वही फिर से एक बार क्विकली रिफर करोगे। चलिए पढ़ लिया यहां तक। अभी हम लोग इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जा रहे हैं। अगर ये समझ में आ गया तो इसके एग्जाम्पल्स आ गए, अगर इसमें गड़बड़ी तो एग्जाम्पल में गड़बड़ी होगी। और 10, 12 या 15 मार्क के लिए फिक्स आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हमारे टॉपिक का नाम है बेसिस ऑफ एलोकेशन। देखो लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो इनकम या एक्सपेंस हमको दिए होंगे उसको हमें क्या करना है, प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कि हमें जो इंफॉर्मेशन दी होगी वो पूरे साल की होगी और हमको क्या करना होगा उसमें से प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का कितना इनकम या एक्सपेंस एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड की इनकम या एक्सपेंस की अमाउंट क्या होगी। तो ये प्री एंड पोस्ट के बीच में कौन से बेसिस पर एलोकेशन करेंगे, वो इनकम हो या एक्सपेंस हो, वो हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए यहां पर 3 बेसिस है मेन। पहला टाइम बेसिस, दूसरा आएगा सेल्स बेसिस एंड तीसरा आएगा एक्चुअल बेसिस। एक्चुअल तो बहुत सिंपल है, मेन आपको दो चीजें ढूंढनी होगी, वर्किंग करना होगा इसके लिए, जिसमें पहला है टाइम बेसिस। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है वो टाइम पीरियड के ऊपर एलोकेट की जाएगी बिटवीन प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। देखिए टाइम बेसिस, इसमें क्या किया जाता है, द रेशियो ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन टाइम पीरियड इज यूज्ड। क्या यूज किया जाएगा, रेशियो ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का टाइम पीरियड टू एलोकेट द आइटम्स विच आर रिलेटेड टू द एक्सपायरी ऑफ टाइम। ऐसी आइटम्स जो कि टाइम के साथ कनेक्टेड है तो उसको हम टाइम बेसिस पर एलोकेट करेंगे। अभी एग्जांपल देके समझाऊंगा, कोई टेंशन नहीं लेना। सच एज रेंट और सैलरी, ये क्या होता है, मंथली बेसिस पर होता है रेंट। इसमें रेंट कितने टाइम पीरियड का आपने जो दिया है वो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में आता है और कितना रेंट पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में आता है वो देखना है। तो प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का टाइम मतलब पीरियड ये ढूंढना तो आता ही है, हम अभी देखेंगे। देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। मैं यहाँ पर एक फिक्टिशियस एग्जांपल लेके समझाता हूँ।
फॉर एग्जाम्पल हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो है 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2024, ठीक है। सास इंडस्ट्री इनकॉर्पोरेट हुई है टू टेक ओवर द एग्जिस्टिंग बिजनेस, इनकॉर्पोरेशन डेट 1 जुलाई 2023, डेट ऑफ टेक ओवर ऑफ बिजनेस जो एग्जाम्पल में दिया होता है वो है 1 अप्रैल 2023, ठीक है। अभी आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ है रेंट, रेंट पेड, टोटल रेंट दे दिया है 12,000 रुपए। अभी रेंट कौन से बेसिस पर हम नॉर्मली पे करते हैं? मंथली बेसिस पर। तो यहां पर रेंट का कितना खर्चा प्री इनकॉर्पोरेशन का होगा और कितना खर्चा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का होगा, ये फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का टाइम पीरियड ढूंढ लो, और ये जो टोटल एक्सपेंस दिया है 12,000 को, उसको फिर उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जैसे कि ये टाइम पीरियड जो है टोटल, यहां पर अभी देखिए 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2024, ये टोटल पीरियड है। इसमें से प्री इनकॉर्पोरेशन का टाइम पीरियड कितना है, कहां से कहां तक का, मुझे बताइए। ये दो इंफॉर्मेशन को देख के 1 अप्रैल 2023 से लेके 1 जुलाई लिखो या 30 जून लिखो, दोनों एक ही हुआ। 1 जुलाई लिखते हो या 30 जून लिखते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर 30 जून 2023 लिखता हूँ। तो ये कितना टाइम पीरियड हुआ? अप्रैल पूरा महीना आएगा, अप्रैल महीना, मई एंड 30 जून मतलब जून महीना पूरा। अगर आपने पहली जुलाई लिखी है तो पहली जुलाई है तो जुलाई महीना नहीं आएगा, तो कितना टाइम पीरियड हुआ? 3 मंथ। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का टाइम कितना होगा? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से मतलब यही वाली डेट हो, 30 जून लिखो या फिर 1 जुलाई लिखो, से लेके एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2024। तो देखो 1 जुलाई तो जुलाई महीना पूरा आएगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना हुआ? 9। तो अभी प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का टाइम क्या हुआ? 3 मंथ, 9 मंथ। तो इसको 3:9 या फिर आगे उसको और बढ़ाए तो 3 से और डिवाइड कर सकते हैं, 1:3, 1:3, 3 एकू 3, 3 तरी 9, सेवसड़ वाली तरी नहीं, 3 नहीं तरी, तो 1:3। अब हम क्या करेंगे, ये जो टोटल एक्सपेंस दिया है ना 12,000, इसको 3:9 में या फिर 1:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखो प्री इनकॉर्पोरेशन का कितना होगा? 12,000 टोटल इनटू प्री इनकॉर्पोरेशन का कितना है? 1/4। ये 1:3 लिया ना भाई, 1:3 लिया तो 1 + 3 4 हुए, तो 12,000 इंटू 1/4। अनपोस्ट इनकॉर्पोरेशन का कितना होगा? 12,000 इंटू 3/4। 3/4 ना रखो और ये 9/12 कर दो तो भी चलेगा, 3/12 9/12 एक ही बात हुई। तो यहां पर देखो कितना होगा, तो जो 12,000 रुपए हमको ट्रायल बैलेंस में टोटल दिए होंगे, उसमें से हम लोग प्री वाले कॉलम में लिखेंगे 3,000, पोस्ट वाले कॉलम में लिखेंगे 9,000। ये हो गया, टाइम बेसिस पर एलोकेशन किया। इसके लिए अपने को क्या करना होगा? वर्किंग नोट में टाइम रेशियो, टाइम पीरियड का रेशियो ढूंढना पड़ेगा, जो कि कैसे मिलेगा? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन टू डेट ऑफ एक्विजिशन यानी कि टेक ओवर, एंड पोस्ट का डेट ऑफ टेक ओवर टू एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, उसका रेशियो ढूंढ लो। टाइम रेशियो मिल गया, फिर जो भी एक्सपेंस है उसको उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अभी यहां पर देखिए, ये हमने एग्जांपल लिया इस तरह से, 1:3 आ गया। Sometimes payment of bill does not remain same throughout the year. For example, if more employees are appointed in pre-incorporation period, weighted time ratio may be used for the allocation of salary expense. ये सिर्फ नॉलेज के लिए, हालांकि आपको एग्जाम्पल में ऐसा नहीं आएगा, बट प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा हो सकता है। लाइक एम्प्लॉय की सैलरी है, ठीक है, तो वो मंथली सैलरी फिक्स होती है, बट ऐसा हो सकता है ना कि प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में एम्प्लॉयज कम हो, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में एम्प्लॉयज ज्यादा हो,
तो टोटल सैलरी में से प्री इनकॉर्पोरेशन की सैलरी कंपैरेटिवली कम निकले, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की कंपैरेटिवली ज्यादा निकले, तो उस केस में वेट दिया जाता है, भार आपको आंखों से। हालांकि आपको ऐसा नहीं आएगा एग्जाम में, बट प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा हो सकता है। दूसरा है सेल्स बेसिस। कुछ आइटम्स ऐसी होगी जिसका एक्सपेंस सेल्स के ऊपर डिपेंड होगा। अभी यहां पर जो टाइम वाला देखा, फॉर एग्जांपल ये पूरा हमारा क्लास है, सपोज मान लेते हैं कि रेंट पे है, तो इसका रेंट अगर मैं पे कर रहा हूं तो मुझे उससे फर्क पड़ेगा कि कितने स्टूडेंट बैठे हैं। अगर कम स्टूडेंट बैठे होंगे तो रेंट कम लेंगे, पूरा क्लासरूम भरा होगा तो रेंट ज्यादा लेंगे, ऐसा होगा नहीं। रेंट को आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि टर्नओवर सेल्स के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो टाइम के साथ कनेक्शन। बट ये मटेरियल कॉस्ट, ये हमारे जो मटेरियल्स है, ये स्टडी मटेरियल, इसका खर्चा कैसे होगा, मतलब 5 स्टूडेंट्स बैठे हो तो भी 500 ही कॉपी निकालनी पड़ेगी, और 1000 स्टूडेंट बैठे हो तो भी 500 ही कॉपी निकालनी पड़ेगी, ऐसा है। ये खर्चा किसके साथ कनेक्टेड है? सेल्स के साथ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ। मतलब कि जितने ज्यादा स्टूडेंट्स उतना ये खर्चा ज्यादा होगा, जितने कम स्टूडेंट्स उतना ये खर्चा कम होगा। तो यहाँ पर टाइम के साथ कोई लेना देना नहीं है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब कस्टमर कितने, मतलब कि सेल्स कितना हो रहा है उसके साथ कनेक्टेड है। तो कुछ खर्चे क्या होते हैं, सेल्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। एडवर्टाइजिंग का एक्सपेंस, तो एडवर्टाइजिंग का एक्सपेंस आपके सेल्स के साथ कनेक्टेड है। तो जो एक्सपेंसेस, बेड डेट, दाल खाद, बेड डेट क्या होता है, डेटर के पास से जो पैसा नहीं मिलता है वो। अब डेटर कब बनेगा, जब हम उसको गुड सेल करेंगे, तो वो सेल्स पर बेस्ड होता है। तो कुछ चीजें ऐसी होगी कि जो सेल्स के ऊपर बेस्ड है। तो हमको क्या करना होगा, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का सेल्स कितना है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का सेल्स कितना है, वो ढूंढना पड़ेगा। देखो, रेशियो ऑफ सेल्स ड्यूरिंग प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, ये हमको फाइंड आउट करना होगा। अभी एग्जांपल लेते हैं कि टोटल सेल फॉर एग्जांपल 50 लाख रुपए का है। अभी उसमें से आपको बोला होगा कि प्री इनकॉर्पोरेशन में सेल्स 20 लाख हुआ है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में सेल्स 30 लाख हुआ है। ये नॉर्मल बेसिस पर डिफरेंस दे दिया। कुछ एग्जांपल में ये इंफॉर्मेशन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड तरीके से देंगे, मतलब आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़े ऐसा। जो हम आगे एग्जांपल करेंगे उसमें मैं समझाऊंगा, बट बेसिक ऐसा दे दिया होगा। प्री इनकॉर्पोरेशन का सेल्स है 20 लाख, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का सेल्स है 30 लाख। तो हम क्या करेंगे, सेल्स टोटल 50 लाख, उसमें से प्री का सेल्स कितना है 20, पोस्ट का सेल्स कितना है, तो रेशियो क्या होगा 20 लाख 50 लाख, तो पीछे के जीरो कॉमन निकल जाएंगे, 2:3। तो जो भी एक्सपेंस सेल्स बेसिस पर जा रहे हैं उसको हम क्या करेंगे, 2:3, टोटल एक्सपेंस की अमाउंट इंटू 2/5, 2 + 3 मतलब टोटल हुआ 5 जो डिवीजन में रहता है। तो टोटल एक्सपेंस इंटू 2/5 ये प्री के कॉलम में लिखेंगे, टोटल एक्सपेंस इंटू 3/5 ये पोस्ट के कॉलम में लिखेंगे। क्लियर? तो इस तरह से एलोकेट किया जाएगा। अभी सिर्फ समझना है, जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको एक्चुअल चीजें समझ में आएगी। बट ऐसा ना हो कि समझ में ही नहीं आ रहा, इसलिए मैं फिक्टिशियस एग्जाम्पल लेके आपको ये चीजें समझा रहा हूँ। एग्जाम्पल में इस तरह से भी बता सकते हैं कि पोस्ट इनकॉर्पोरेशन सेल्स इज डबल देन द सेल्स ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तो रेशियो क्या होगा, बहुत सिंपल है, 1:2। प्री पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड सेल्स इज डबल देन द सेल्स ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड की कंपैरिजन में पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का सेल्स डबल है, तो अगर प्री का सेल्स 1 है तो पोस्ट का कितना होगा 2। थोड़ा और कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं, सेल्स ऑफ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड इज डबल एवरी मंथ, मतलब मंथली बेसिस पर डबल है, मंथली डबल देन द प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तो यहां पर आप 1:2 नहीं सोच सकते, आपको पहले ये देखना होगा कि महीने में डबल बोला है, मतलब प्री इनकॉर्पोरेशन में एक महीने में 1 रुपए का सेल्स हो रहा है, तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड के हर एक महीने में 2 रुपए का सेल्स हो रहा है। तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि प्री इनकॉर्पोरेशन में कितने महीने आते थे। तो अभी हमने जो रेशियो देखा था उसमें 3 और 9 हो रहा था, तो क्या होगा प्री इनकॉर्पोरेशन में 1 1 1 मतलब टोटल 3 होगा। पोस्ट में डबल हो रहा है पर 9 महीनों के लिए डबल हो रहा है, 2 2 2 2 2 9 टाइम्स, तो ये कितना होगा 18। तो सेल्स रेशियो होगा 3:18, या आगे बढ़े तो 1:6। ये एग्जाम्पल में समझाऊंगा। अभी सर आपने क्या किया मेरे को समझ में ही नहीं आया, थोड़ा हिंट दिया है, टीजर दिखाया है, ताकि जब मूवी दिखाओ तो हाँ 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 ऐसा कुछ सुना था, इसलिए ठीक है। पर ऐसा सेल्स रेशियो में थोड़ा सा लेवल अप जाए।
जबकि तीसरा बेसिस है दैट इज एक्चुअल बेसिस। ये तो बहुत अच्छा है, कुछ भी नहीं करना है, बोल दिया होगा कि भाई ये खर्चा है ना वो प्री में ही जाता है, ये खर्चा पोस्ट में ही जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल कोई पार्टनरशिप बिजनेस को टेक ओवर करने के लिए कंपनी बनाई, ठीक है, और आपको इंफॉर्मेशन में दिया है डायरेक्टर्स सैलरी या फीस, ठीक है, डायरेक्टर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो, उनकी सैलरी या फीस। तो सिंपल सा लॉजिक है, प्री इनकॉर्पोरेशन से पहले पार्टनरशिप थी, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में वो कंपनी बन गई क्योंकि कंपनी ने टेक ओवर कर दिया। तो डायरेक्टर किस में होता है, पार्टनरशिप फॉर्म में होता है या कंपनी में होता है, कंपनी में होता है। तो डायरेक्टर्स फीस जितनी भी दी होगी वो किसकी होगी, कंपनी की होगी, मतलब प्री इनकॉर्पोरेशन की नहीं हो सकती, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड की ही होगी। समझ में आ रहा है। एस्टैब्लिशमेंट या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अभी एस्टैब्लिशमेंट या प्रिलिमिनरी एक्सपेंस किसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, कंपनी का, तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में ही वो खर्चा जाएगा। पार्टनर्स सैलरी बोला, पार्टनर सैलरी बाद में टेक ओवर कंपनी ने किया था, तो पार्टनर की सैलरी वो तो जब पार्टनरशिप थी तब, प्री इनकॉर्पोरेशन में कंपलसरी उसी में जाएगा। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो फिक्स या तो प्री की होगी या तो पोस्ट की होगी। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, अभी डिबेंचर पार्टनरशिप इश्यू कर सकती है या कंपनी, कंपनी ही इश्यू कर सकती है डिबेंचर। तो वो डिबेंचर के ऊपर का जो इंटरेस्ट होगा वो प्री इनकॉर्पोरेशन में होगा ही नहीं, क्योंकि प्री इनकॉर्पोरेशन में तो वो पार्टनरशिप थी, कंपनी रजिस्टर्ड हो गई, कंपनी बनी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में, तब जाके वो एक्सपेंस आ सकता है। तो फिर वो खर्चे टाइम बेस या सेल्स बेस पर अलोकेट नहीं होंगे, वो खर्चे एक्चुअल, प्री का खर्चा है तो प्री में डाल दो, पोस्ट का खर्चा है तो पूरा खर्चा पोस्ट में डाल दो। क्लियर हुआ। इस बेसिस पर अपने को जो आइटम्स है उसको एलोकेट करना होगा। अब ये कैसे एलोकेट करना है ये समझाया, बट अभी कौन कौन सी चीजें आपको टाइम पे देखने को मिल सकती है, कौन कौन सी चीजें आपको सेल्स में देखने को मिल सकती है जनरल। देखो, रेंट, टैक्स, इंश्योरेंस, डेप्रीसिएशन ऑन असेट, इंटरेस्ट, सैलरी, ये सब टाइम बेस पे। स्टार्टिंग में हमने एक एग्जांपल रेंट का लिया भी था, सैलरी का भी एग्जांपल लिया था। हाँ, मैंने ये बोला था कि एक्सेप्शनल केस में ये हो सकता है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय पोस्ट में ज्यादा हो गए हो तो फिर वेट दिया जाता है, बट मैंने आपको ये भी कहा था कि आपको एग्जाम में वैसा नहीं है। ये सारी चीजें अगर आपको देखने को मिलती है और एग्जाम्पल में एडजस्टमेंट में कुछ ना बोला हो तो फिर अपने को कंपलसरी टाइम रेशियो पर बाइफरकेट करना है। ग्रॉस प्रॉफिट या सेल्स एक्सपेंसेस लाइक एडवर्टीजमेंट, गोडाउन रेंट, देखना गोडाउन रेंट, डिस्काउंट अलाउड जो कि हम कस्टमर्स को देते हैं, आपेल वटाओ, कैरेज आउटवर्ड, चावक माल गाड़ा भाड़ू, सेल्समैन सैलरी या सेल्समैन कमीशन। तो ये सब चीजें अगर कुछ ना बोला हो सेल्स रेशियो में एलोकेट होगा। सर कुछ ना बोला हो इसका मतलब क्या, ऐसा हो सकता है कि एग्जांपल में एडजस्टमेंट में ये बोल दे तो गोडाउन रेंट इज अ पोर्शन बिटवीन प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन इन 3:2, तो 3:2 रेशियो दे दिया हो फिर ऑब्वियसली उसी रेशियो में एलोकेट करेंगे। बट ना दिया हो ऐसा कुछ रेशियो तो ये सारी आइटम के लिए भी अगर एडजस्टमेंट में कोई रेशियो दे दिया हो तो उस रेशियो में, पर अगर कुछ ना दिया हो तो टाइम रेशियो में। डायरेक्टर्स फीस जो मैंने अभी एग्जांपल में दिया था, डिबेंचर के ऊपर का इंटरेस्ट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज्ड डिविडेंड, ये इंपॉर्टेंट है, ऑडिट फीस, अब ये सब कंपनी को ही करना पड़ता है, ऑडिट फीस कंपलसरी कंपनी को आती है, तो ये सब खर्चे कंपलसरी कंपनी फॉर्म होने के बाद ही होते हैं, तो ये सब किस में जाएंगे, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में। क्लियर हुआ। तो ये वाला लिस्ट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि याद रखना है। अभी इसको मैं आपको 5 से 10 मिनट का टाइम दे रहा हूं, बहुत अच्छे से देख लीजिए। सेल्स रेशियो, टाइम रेशियो, एक्चुअल रेशियो कैसे फाइंड आउट करना है वो, और कौन कौन सी चीजें ये टाइम में जाती है, ये लिस्ट कौन सी चीजें सेल्स रेशियो पे जाती है और कौन सी चीजें एक्चुअल बेसिस पर पोस्ट में जाती है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए क्योंकि पूरे एग्जाम्पल इसी के आजू बाजू घूमने वाले हैं। आज के सेशन में हम लोग ये सारी बेसिक चीजें कंप्लीट कर देंगे, नेक्स्ट वाले लेक्चर से हम लोग एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल कंप्लीट 10, 12, 15 मार्क आपके कन्फर्म। ठीक है, चलो 5 से 10 मिनट का टाइम दे रहा हूं, खास करके ये वाले फॉर्मेट को अच्छे से पैम्फलेट में से रिफर कर लीजिए। चलो किसी को कोई डाउट या कंफ्यूजन ऑनलाइन में से यहां तक जो समझा है उसमें से क्लियर हो गया हो तो थम्स अप कर दीजिए। ओके, चलिए अच्छे से पढ़ लीजिए, टाइम दे रहा हूं 5 से 10 मिनट का। चलिए पढ़ लिया सबने,
तो अभी हम लोग आज के इस लेक्चर की आखिरी चीज डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, जो कि है फॉर्मेट और प्रोफोर्मा ऑफ पी एंड एल अकाउंट। प्रोफोर्मा मतलब तमिल लोगों नमूनो है। आपको जो पी एंड एल अकाउंट बनाने के लिए आएगा, आपको एग्जाम्पल में बोलेंगे क्या, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तो आपको उसमें पी एंड एल अकाउंट बनाना पड़ेगा। अभी ये पी एंड एल अकाउंट आपने ऑलरेडी 12th स्टैंडर्ड कंपनी फाइनल अकाउंट में पढ़ा हुआ ही है, सेम टू सेम फॉर्मेट है, सिर्फ कॉलम जो है उसमें माइनर सा चेंज है। आपको कॉलम इस तरह से आते थे, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर एंड अमाउंट रुपीज। अभी यहां पर क्या होगा, जो अमाउंट है उसको हमें प्री एंड पोस्ट में भी एलोकेट करनी होगी, तो दो कॉलम और अमाउंट के लिए ऐड होंगे टोटल के बाद, एक प्री की अमाउंट एक पोस्ट की अमाउंट, एंड वो कौन से बेसिस पर हमने प्री या पोस्ट में एलोकेट किया है वो भी लिखना पड़ेगा। तो देखिए कॉलम कौन कौन से आएंगे, पर्टिकुलर्स, बेसिस ऑफ एलोकेशन, मतलब जो कोई पर्टिकुलर आइटम है वो हमने कौन से बेस पर एलोकेट की है, सेल्स बेस पर, टाइम बेस पर, एक्चुअल है तो एक्चुअल बेस पर वो लिखना होगा। फिर नोट नंबर, नोट नंबर मतलब वर्किंग नोट अगर करनी आती है तो कौन सी वर्किंग नोट नंबर जो आ रही है वो नोट नंबर लिखेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल ये अदर इनकम के लिए हमने वर्किंग नोट नंबर 1 किया था, यहाँ पर नोट नंबर वाले कॉलम में लिखेंगे 1। फॉर एग्जांपल ये चेंज इन इन्वेंटरी के लिए हमने वर्किंग नोट नंबर 2 किया था, तो ये इन्वेंटरी वाले में नोट नंबर के कॉलम में लिखेंगे 2। ठीक है, ये ऑलमोस्ट आए ना आए कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर टोटल अमाउंट जो कि हमको एग्जाम्पल में दी होगी, और फिर उसको हम इस बेसिस पर प्री एंड पोस्ट में बाइफरकेट करेंगे। लाइक रेंट था तो रेंट 12,000, इसमें से प्री का कितना था 3,000 जो हमने वर्किंग करके ढूंढा, पोस्ट का कितना हुआ था, इस तरह से लिखेंगे। तो कॉलम कौन कौन से आएंगे, पर्टिकुलर्स, बेसिस ऑफ एलोकेशन, नोट नंबर, टोटल अमाउंट, प्री इनकॉर्पोरेशन अमाउंट, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन अमाउंट। क्लियर, फिर से कौन कौन से कॉलम आएंगे, पर्टिकुलर्स, बेसिस ऑफ एलोकेशन, नोट नंबर, टोटल अमाउंट, प्री इनकॉर्पोरेशन अमाउंट, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन अमाउंट। चलो यहां तक की चीजें क्लियर हुई। अब उसके अंदर इंफॉर्मेशन क्या आएगी या किस तरह से आएगी, तो पूरा फॉर्मेट जो कंपनी फाइनल अकाउंट में आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़े थे वही है, और अभी भी इस फॉर्मेट को अच्छे से प्रिपेयर करना, क्योंकि सेमेस्टर नंबर 4 में कॉर्पोरेट अकाउंट के अंदर आपको अगेन कंपनी फाइनल अकाउंट आने ही वाला है, तो उसमें ये फॉर्मेट आपको फिर से प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। तो अगर अभी अच्छे से याद कर लोगे तो सेम 4 में लोड कम। देखो क्या क्या चीजें होगी, तो सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है, यानी कि सेल्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या, सेल्स। यहां पर देख लेते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स। अभी सेल्स तो ऑब्वियस है, डायरेक्टली दे दिया होगा, या तो इंफॉर्मेशन दी होगी भाई जो टोटल सेल्स है वो प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के बीच में 2:3 में या 2:5 में डिस्ट्रीब्यूट कर, तो वो लिख देंगे। फिर अदर इनकम, अदर इनकम में कोई भी और इनकम होती है तो वो इनकम्स आएगी, अगर एक से ज्यादा निकली तो अपने को वर्किंग नोट करना पड़ेगा। फिर हो जाता है पहले और दूसरे कॉलम का टोटल, यानी कि टोटल रेवेन्यू। तो पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल्स प्लस अदर इनकम, तो मिल जाएगी टोटल इनकम। फिर एक्सपेंसेस, एक्सपेंस में बहुत सारी चीजें होती थी, जिसमें सबसे पहला आता था कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, दूसरा परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तीसरा चेंज इन इन्वेंटरीज, जिसमें क्या होता है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। देन मेन यहां से चीज आती है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, यानी कि एम्प्लॉय की सैलरी हो, एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन हो, वगैरह वगैरह। देन फाइनेंस कॉस्ट, कोई भी इंटरेस्ट के खर्चे, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन एनी लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सब इंटरेस्ट के एक्सपेंस आते हैं फाइनेंस कॉस्ट में। डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ये भी आता है एक्सपेंसेस के अंदर। एंड लास्ट जो कि और कुछ चीजें बची जो ऊपर में से कहीं पर भी नहीं आई, वो सब अदर एक्सपेंस। फिर ये एक्सपेंस का टोटल किया जाता है, और टोटल इनकम में से, यानी कि ये इनकम में से ये टोटल एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो जो डिफरेंस अपने को मिलेगा उसको हम बोलेंगे पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, या कई बार ईबीटी भी कहते हैं, अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
इसमें से जो टैक्स के परसेंटेज होंगे वो माइनस कर देंगे, तो फाइनली अपने को मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और ये अपने को मेन अमाउंट चाहिए कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड की कितनी, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड की कितनी। मतलब कि फॉर्मेट तो जो आपने 12th में किया था वही है, बस जो टोटल अमाउंट लिखते थे उसकी जगह पर अब प्री एंड पोस्ट दो में बाइफरकेट करना पड़ेगा। इसके बाद बैलेंस शीट भी बनाने को होगी, बट बैलेंस शीट ऐसी बाइफरकेट नहीं होती है। बैलेंस शीट एक ही दिन का होता है, 31 मार्च जो भी होगा तो उस दिन का स्टेटस, तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि असेट या लायबिलिटी को भी अपने को प्री एंड पोस्ट में बाइफरकेट करना है, ऐसा नहीं होगा। उसमें तो सेम एज इट इज, लायबिलिटी अमाउंट रुपीज, असेट अमाउंट रुपीज, इतना ही कॉलम। सिर्फ यहां पर प्री एंड पोस्ट के अमाउंट के कॉलम बढ़ रहे हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर हमारा ये फॉर्मेट कंप्लीट हुआ। इसके साथ साथ आज के लेक्चर में जो इंपॉर्टेंट चीजें अपने को कंप्लीट करनी थी वो सारी चीजें हो गई। अब अपने को एग्जाम्पल्स ही करना है, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल उसी में से फिक्स आने वाला है। ठीक है, अभी आपका काम क्या है, घर से होमवर्क में ये जो चीजें 3 टॉपिक पढ़ाए ये पैम्पलेट में से प्रॉपर रिफर करके नोटबुक में लिख के लाने हैं, नोटबुक में लिखने हैं। और जो हाईलाइट करवाए हुए पार्ट है उसको आप खास लिखते वक्त 2-4 बार रिफर करोगे, क्योंकि एमसीक्यूज वहीं से निकलेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग हमारा ये लेक्चर एंड करते हैं। अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए। कोई भी डाउट है ऑफलाइन वालों को या ऑनलाइन वालों को तो आप पूछ सकते हैं, डाउट ना हो तो लेक्चर में से मीटिंग लेफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद। और अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स है, ध्यान से सुन लीजिए, ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स या ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स या ऐप वाले स्टूडेंट्स, आपके कोई भी फ्रेंड्स है जो कि SY BCom में या FY में या TY BCom में ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन लाइव मोड में या एप्लीकेशन थ्रू पढ़ना चाहते हैं, लोवेस्ट फीस पर बेहतरीन क्वालिटी के एजुकेशनल फीचर्स प्रोवाइड होते हैं, तो आप अपने दोस्तों को जरूर बताएं। गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।